और ये संविधान कैसे बना। ये दो चीज़ इस चैप्टर में सबसे पहले दे दिया है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्यों और कैसे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिफोर रीड अबाउट द इलेक्शन, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेरियस प्रिंसिपल्स दैट बाइंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हम लोग संविधान में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट्स पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं, जुडिशियरी सिस्टम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ जो है एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। और ये सारा इंस्टीट्यूशन जो होता है ये बाइंड है, किससे बाइंड है, तो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड है। मतलब सभी संस्थाएं, सभी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक जगह से बाइंड है। बाइंड इन द सेंस कि वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, दे हैव सम बेसिक रूल्स। समझ में आ रहा है। और वो बेसिक रूल्स हमें कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इस तरह से व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन, अब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन फिर है क्या। ठीक है, ये सारा जो सिस्टम चल रहा है सरकार का, जितना भी हम लोग सिस्टम देख रहे हैं वो सब सिस्टम किस तरह से चल रहा है, तो ये सिस्टम चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है तो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। एक्चुअली में ये है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन मीन एंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डज फॉर द सोसाइटी। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी के लिए क्या करता है, हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, ये सबसे पहले हमको जानना है। ऑल एलोकेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार को पावर मिला है, जो सत्ता में रहता है, ऐसा माना जाता है कि वो शक्तिशाली होता है, बट कितना शक्तिशाली होता है, वो शक्ति कहाँ से आया है, कितना शक्ति आया है, ये सब चीज डिफाइन किया गया है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, अब सवाल ये आता है कि संविधान बना कैसे, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कैसे बना, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक और सवाल आता है कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत ही क्यों था, उस समय जब बना था तो लोगों को ऐसा क्यों लगा कि वी हैव आवर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपना संविधान ही क्यों चाहिए। क्योंकि उस समय तो हम लोगों को पता है कि अंग्रेज का शासन चलता था। जब अंग्रेज हम लोगों का देश को इंडिपेंडेंट कर दिए, स्वतंत्र कर दिए, तो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, एडुकेटेड लोग थे, उन लोगों के दिमाग में ये कैसे आया कि हमारा एक अपना संविधान होना चाहिए। और ये संविधान कैसे बनेगा, क्या क्या इसमें रूल्स होगा। अभी हम लोग जो भी सिस्टम देख रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि कितना इजीली, कितना स्मूथली सब सिस्टम रन कर रहा है ना। सबसे बड़ा बात है कि हमारा देश जो है सबसे बड़ा डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स इन द सेंस कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है, फिजिकल में अगर देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें डाइवर्सिटी है, मिनरल्स में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, आपका रिलीजन में डाइवर्सिटी है। इतना सारा डाइवर्सिटी होने के बाद भी इतना बड़ा देश, जो सेकंड पॉपुलेशन में आता है हमारा देश विश्व का, उस इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश में इतना बड़ा, मतलब आपका अगर देखेंगे तो एरिया के दृष्टि से भी बड़ा है, पॉपुलेशन की दृष्टि से भी बड़ा है, इतना डाइवर्स कंट्री में इतना स्मूथली एक सरकार चल कैसे रहा है, विदाउट एनी डिस्प्यूट, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। एंड द होल क्रेडिट गोज टू कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माता है उनको भी ये जा रहा है। ये जो अभी आज के टाइम पे जितने भी लीडर्स लोग शासन कर रहे हैं स्मूथली, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उन सभी एडुकेटेड लोगों को जो जाता है हु क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें पढ़ना ये है कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन का आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता कैसे है, तो सबसे पहला चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि संविधान जो होता है सभी समाजों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर द मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। समाज में रहने वाले सभी लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना होता है, और वो कोऑर्डिनेशन कौन देता है, हमें संविधान देता है। और वो क्या है, सम बेसिक रूल्स आर सेम फॉर ऑल, इधर ही सी पुअर रिच मेल फीमेल ओल्ड यंग एडुकेटेड और नॉट। इसका मतलब क्या होता है कि संविधान के समक्ष हम सब एक समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, महिला हो, पुरुष हो, इवन सब कोई, विकलांग हो, फिजिकली स्वस्थ हो। संविधान हमें कुछ ऐसे नियम बना के दे दिए हैं जिसको वायलेट कोई नहीं कर सकता था। समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा चीज है। पहले क्या था, इमेजिन अंग्रेज का शासन में, इमेजिन
आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से घर में रह नहीं सकते, आप अपने अपने हिसाब से खेती नहीं कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से शादी नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से पढ़ नहीं सकते हैं। सब चीज़ में अंकुश था। अगर मुगल का बात करें तो मुगल का, अगर उसके पहले बात करें तो बाकी और जो मोनार्चियल शासन चलता था, राजाओं का शासन चलता, तो राजा डिसाइड करता था कि कौन सा रूल, कौन सा लॉ हमें पालन करवाना है सिटीजन से। बट कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या दे दिया? फुल आज़ादी, फुल ऑफ फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम भी किस तरह से? फ्रीडम का भी एक बाउंडेशन बना हुआ है, मतलब इतना भी फ्री नहीं कि आप कुछ भी करें, और इतना फ्री है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये बेसिक डिफरेंस को कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा से मतलब हम लोगों के समक्ष रख दिया है। तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है उन सभी लोगों को जो बैठ के सोचे कि इतना बड़ा देश में कैसे चलेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है सारा चीज। नेक्स्ट क्या आता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर। अब जो डिसीजन लेते हैं, हु टेक्स द डिसीजन इन आवर कंट्री? गवर्नमेंट। हु इज द गवर्नमेंट? हाउ द गवर्नमेंट चूज? हु गैव देम पावर टू मेक द लॉज? ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। अब ये सारे सवाल का आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि किसको पावर दिया जाए, क्या? डिसीजन बनाने का। एंड इन ए सोसाइटी, समाज में कौन डिसीजन लेगा, कौन डिसीजन बनाएगा, कौन कानून बनाएगा, ये डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, कैसे सरकार चलेगा, ये भी है। हु मेक द लॉ फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कानून कौन बनाएगा? मोनार्चियल गवर्नमेंट, जैसे रसिया में जो पहले हम लोग यूनियन सोवियत के नाम से जानते हैं, अभी तो वो रसिया बन गया। उसमें क्या था? पहले राजा का शासन चलता था, और राजा का शासन में राजा डिसाइड करेगा कि क्या कानून बनाएगा, और वो अपने हिसाब से कानून बनाएगा, सिंपल। लेकिन बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पीपल डिसाइड। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोकतांत्रिक संविधान है, उसमें पीपल डिसाइड, लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कानून बनना है, कौन सा कानून नहीं बनना है। अब कैसे? अब सारे लोग अगर लग जाएंगे कानून बनाने में, तो फिर पब्लिक कौन रहेगा, सरकार कौन रहेगा? इसमें भी डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट को कैसे वो लोग सुधारा? बट हाउ द पीपल डिसाइड। लेकिन लोग डिसाइड कैसे करेगा कि कौन कानून बनाएगा? क्योंकि सभी लोग समान हैं। हमारा संविधान क्या बोलता है कि सभी लोग समान है। एंड डायरेक्ट वोट सिस्टम, उस समय क्या था? डायरेक्ट वोट सिस्टम था। डायरेक्ट वोट सिस्टम कहाँ था? ग्रीक में। ग्रीक जो कंट्री था, वहां पर एक सिस्टम लाया गया था कि सारे लोग डायरेक्ट वोट देंगे किसी भी नियम को बनाने के लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट वोट में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अब इतने सारे लोग जब, पॉज कीजिए तो उसको पॉज कीजिए, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या था, ग्रीक कंट्री में क्या था ना कि पीपल डिसाइड। अब मान लीजिए हमारे देश में 140 करोड़ ऑफ ये लगभग पॉपुलेशन है। अब इतने सारे पॉपुलेशन में अगर बात करें कि सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पता चला है कि राजा यानी कि सरकार कौन है और पब्लिक कौन है, ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना बड़ा डाइवर्स है। तो यहाँ पर एक सिस्टम लाया गया कि पीपल ही नियम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इट मेड पीपल एक्ट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर क्या हो गया कि पीपल जो है ना वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, है ना। एक एरिया डिफाइन हो गया, उस एरिया में इतना पॉपुलेशन है सपोज, और उस पॉपुलेशन में एक आदमी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, और वो क्या कहलाता है, एमपी कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो जो है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सभी लोगों के बिहाफ में पार्लियामेंट में बात करेगा। अब सारे लोग अगर पार्लियामेंट में चले जाएंगे, थिंक संभव ही नहीं है, फिर सरकार नहीं चलेगा, भीड़ होगा, ठीक है। अब यह सिस्टम कितना अच्छा है, एंड ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड एमपी फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब ये सारे लोग जो चुने हुए लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, पार्लियामेंट का निर्माण करेंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे, एंड द पार्लियामेंट मेक द लॉ, सिंपल। अब पार्लियामेंट हैज टू डिसाइड कि कौन सा लॉ हमारे समाज के लिए अच्छा है, कौन सा लॉ हमारे समाज के लिए नहीं अच्छा है, वो सब डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। और पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि पीपल के ही पक्ष में बात होगा। अगर पीपल के पक्ष में अगर बात नहीं होगा तो फिर एमपी को कहाँ आना है, पीपल के पास आना है।
और अगर पीपल के पक्ष में वो काम नहीं करेगा तो फिर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। और ऐसा भी सिस्टम बनाया गया है कि वो 5 साल का ही होगा, उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल तक अगर वो पीपल के वेलफेयर में काम नहीं करता है तो पीपल हैज़ द राइट टू चेंज द एमपी, जो हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये सारा चीज देखने में कितना स्मूथ लग रहा है। थिंक जब ये नहीं था तब वो लोग कैसे सोचे होंगे कि ये सिस्टम से काम होगा। सोचने वाली बात है, एनालाइज करने वाली बात है। अभी तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लग रहा है कि हाँ ये तो है, लेकिन जब ये नहीं था, सिस्टम बनाना कितना मुश्किल था, और वो सिस्टम अभी रन कर रहा है। समझ में आ रहा है ये सब चीजें। अब देखिए क्या है कि लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार सर्वे सर्वा नहीं है, सरकार के ऊपर भी कुछ नियम है ना। मतलब अगर सरकार के ऊपर कुछ नियम नहीं रहता ना तो फिर वही हिटलर सही हो जाएगा, जो हम लोग सुनते हैं ना, जर्मनी में जो था हिटलर का जो शासन था। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। सरकार के ऊपर भी कुछ नियम बनाया गया है कि कौन सा कानून वो बनाएगा और कौन सा कानून वो अपने सिटीजन यानी कि नागरिक के ऊपर थोपेगा। ऐसा कुछ भी नहीं पार्लियामेंट में बना देंगे और लोगों के ऊपर थोप देंगे, ऐसा नहीं कर सकता है सरकार। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया है, दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। और कुछ फंडामेंटल, सिटीजन्स का भी कुछ फंडामेंटल बना हुआ है जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। वी हैव सम राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट भी ट्रेसपास नहीं कर सकता, उसके आगे वो सरकार भी नहीं जा सकता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को ये दे दिया है, एक पावर दे दिया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ हो रहा है किसी भी लोग के द्वारा, इवन वो सरकार ही क्यों ना हो, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। बाकी किसी चीज में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा निचली अदालत में, जैसे कि आप जाइए सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट से फिर जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर आपका बात होगा किसमें, फंडामेंटल राइट्स का, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कौन दिया हमें, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। थिंक द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट नेवर ट्रेसपास देम। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी वेज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार का पावर को भी लिमिट करता है। ऑल ऑफ अस हैव सम बेसिक फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो वन कैन वायोलेट देम। सरकार हमारा फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमें संविधान से मिला है और वो संवैधानिक चीज है। और वो अगर कोई भी हमारे साथ करता है तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमें फैसला देगा कि हाँ ये सही है कि गलत है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हमें पढ़ना है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, उसमें कुछ गोल्स हैं। समाज को कैसे चलाएं, समाज को कैसे दिशा दे, ये कौन करेगा, पीपल करेगा। पीपल ही करेगा ना, क्योंकि पीपल से ही तो समाज बना है। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो अब सारे लोग मिलकर समाज चला रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम बना हुआ है, और ये सिस्टम क्या होता है कि ये सब सारे लोग मिलकर एक सरकार बनाएंगे और सरकार जो है उस सभी चीज का देखभाल करेंगे। यही सिस्टम बना हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द क्रिएट ए कंडीशन फॉर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो भी सरकार बनाएगा, लोगों के द्वारा सरकार बनेगा, तो सरकार जब बन जाएगा तो सरकार का कुछ रोल होगा, सरकार का कुछ भूमिका होगा, सरकार का कुछ कर्तव्य होगा, कुछ दायित्व होगा। और वो दायित्व क्या होगा कि आपको अपने सोसाइटी में एक कंडीशन क्रिएट करना होगा, और उस कंडीशन में ईच एंड एवरी पीपल को वो सुविधाएं मिलना चाहिए जो उसका बेसिक जरूरत है, बेसिक नीड है। और इसमें क्या आता है कि गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। मतलब सरकार को उस देश में रहने वाले, उस समाज में रहने वाले लोगों को इंश्योर करना होगा कि उसको प्रॉपर घर मिले, प्रॉपर उसको स्वास्थ्य मिले, प्रॉपर उसको एजुकेशन मिले। और ये सब चीज़ हमारा संविधान में कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया से लिया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ वहाँ पर पहले से था। ये चीज़ को भारत के लोगों ने, जो संविधान निर्माता है, उन लोगों ने देखा और देखा कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, तो इसको एडेप्ट किया गया। इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सरकार घर बना दे। जैसे झारखंड में अबू आवास चलता है, सेंट्रल लेवल में प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है। क्यों?
क्योंकि संवैधानिक चीज़ है, कोई भी सरकार में रहिए उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एजुकेशन, अभी जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है 2002 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी लागू किए थे, सबको फ्री में शिक्षा, फ्री में बुक्स, सब कुछ। साथ में अभी MDM का सिस्टम चल रहा है, बच्चे जाएंगे तो फ्री में खाना मिलेगा, क्यों? उसके बाद जो गरीब लोग उनको राशन देना है ताकि वो भूखा ना रहे। मतलब आपको घर, स्वास्थ्य, एजुकेशन, फूड जो है वो सब व्यवस्था आपको देना पड़ेगा। ये सरकार का रोल है, और सरकार को कौन दिया है ये रोल? कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हमें पढ़ना है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। संविधान हमें ये देता है कि हमारा एक पहचान है, हमारा राष्ट्रीय पहचान है सभी लोगों का, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, किसी भी कास्ट का हो। हम ऐसे नहीं जाने जाते कि हम हिंदू हैं, या हम सिख हैं, या हम इस्लाम हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम ये हैं, वो हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ से जाने जाते हैं कि हम भारतीय हैं। और ये भारतीयता, ये राष्ट्रीयता कौन दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और इसको भी कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता है। एंड वी हैव ए नेशनल आइडेंटिटी। जैसे कि जर्मन में 2 तरह का आइडेंटिटी होता है। पहले क्या था ना कि जो एथिकल और नॉन एथिकल, मतलब सभ्य लोगों का एक अलग नागरिकता, और जो सभ्य नहीं है ना, वहाँ पर भी जैसे हम लोग का साउथ अफ्रीका में पढ़े थे ना, गोरा और काला का, वो सिस्टम जर्मनी में भी था। तो अभी भी वो सिस्टम कहीं ना कहीं चलता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप किसी भी कोना से किसी भी आदमी को उठा के लाइए, वो समान होगा। जो एक अच्छा पढ़ा लिखा रिच आदमी है, सब दोनों का एक ही मतलब देखा जाए तो सेम अधिकार है। तो ये क्या हो गया? नेशनल आइडेंटिटी जो हमारा संविधान हमें देता है। अब हमें पढ़ना है क्या है? द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, कौन ऑथोराइज्ड किया, कैसे बनेगा, कौन इसमें शामिल हुए, अब ये सब हम लोगों को पढ़ना है। द ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु क्राफ्टेड, किसने बनाया, हाउ क्राफ्टेड, कैसे बनाया। सवाल तो आएगा कि इतना बड़ा चीज जो हम लोग पढ़ते हैं, इतना सिस्टम बनाया है, कैसे बना, कौन बनाया, कैसे दिमाग में नया नया चीज आया, कहाँ से आया, ये सब चीज तो आना ही चाहिए। तो जब आना चाहिए ये सब चीज, तो ये सब हम लोग का आंसर इसी में है। क्या है? इन मैनी कंट्रीज Constitution created by the military leaders, but the most successful constitution is in India, South Africa and USA. Generally जितने भी कंट्रीज हैं, वो सब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना, वो मिलिट्री लीडर के द्वारा बनाया गया। यानी कि जो शासन में था वो अपने हिसाब से रूल्स बना लिया है और उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन सबसे सक्सेसफुल अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा देश का है, जिसमें इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है और USA भी है। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि ये जो देश है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, USA जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कब बनाया? आफ्टर द विच क्रिएटेड आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ कौन कौन झेला है? आफ्टरमाथ हम लोग झेले हैं। आफ्टरमाथ का मतलब होता है कि विदेशी शासन, मुगल शासन, है ना। ये सब चीज जो झेला है, USA भी झेला है, साउथ अफ्रीका भी झेला है। तो ये सब झेलने के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, तो हम लोग सोचे कि हमारा संविधान अब कैसा होना चाहिए कि आने वाला समय में कोई फिर से हमारे ऊपर कब्जा ना करे। इसके लिए एक बेसिक रूल्स बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग उसको प्रैक्टिकल किए कि कैसा होना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग उस स्ट्रगल को झेल चुके थे। यही कारण है ऑब्जर्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ द ईच कम्युनिटी। इसलिए हमारे जो भी नेता लोग जो उस समय बनाए, जो क्राफ्टेड कमिटी में थे, वो लोग देखे, ऑब्जर्व किए कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रहा था हर एक कम्युनिटी में। इसलिए हर एक कम्युनिटी को समान अवसर देना है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजोरिटी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो एडुकेटेड हो, नॉन एडुकेटेड हो, कोई भी हो, है ना। ये चीज को ऑब्जर्व किया गया, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, समय लिया गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसको मतलब फेयर करने के लिए पूरे देश के लोगों के साथ कहीं ना कहीं बातचीत हुआ था। पूरे देश के लोग उसमें शामिल थे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, लेकिन शामिल तो थे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो सबसे पहले एक असेंबली बना, एक सभा, संविधान सभा के उसको हम लोग जानते हैं, संविधान सभा के नाम से, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये सभा दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक काम किया।
एक साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स एनॉर्मस लेजिटिमेसी, और इसमें जितने भी मतलब आपका कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी विवाद, जितने भी सवाल, जितना भी चर्चा करना था, ये 2 साल में हुआ। और उसके बाद फाइनली एक ड्राफ्ट तैयार हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। अब यहाँ पर है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब उसी में एक और चीज़ ऐड किया गया कि हमारा जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, जुडिशियल सिस्टम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब इंस्टीट्यूशन है। ये सब इंस्टीट्यूशन में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब आपस में ही लड़े और पब्लिक को भूल जाए, ये भी तो हो सकता था। लेकिन इसके बीच में एक बैलेंस कैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन आर सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट द स्मॉल ग्रुप्स। संविधान में जो भी नियम बनाए गए हैं वो सबवर्टेड हो सकता है, मतलब उसमें संशोधन, उसमें कुछ किंतु परंतु, कुछ ऐड, कुछ माइनस हो सकता है, लेकिन कैसे, कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। नॉट बाय द पीपल, कोई एक आदमी या फिर कोई भी आके इसको बोलेगा चेंज करो तो नहीं संभव है। बट बाय द स्मॉल ग्रुप्स, लेकिन अगर एक ग्रुप चाहे जहां पर सबका सहमति हो, मतलब सर्वसहमति से उसमें संशोधन संभव है। बट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली। इसमें देखिए संविधान कितना अच्छा एक नियम बना दिया है कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही मान लेते हैं, देखिए इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, प्रेसिडेंट ही मान लेते हैं, जुडिशियरी सिस्टम, जो भी सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन मोनोपोली नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके लिए भी नियम बनाया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंट्स द पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशियरी क्या होता है। देखिए लेजिस्लेचर का मतलब होता है हु मेक्स द लॉ, जैसे कि विधानसभा, विधायक लोग, राज्यसभा, जैसे सांसद, जो अगर बात करें पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ये आपका काम करता है पार्लियामेंट में, यानी कि सेंट्रल लेवल में। और अगर हम बात करें स्टेट लेवल में, तो स्टेट लेवल में होता है विधायक जो चुने जाते हैं। तो जो चुने जाते हैं और जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका, जो मेक्स द लॉ, हु मेक्स द लॉ क्या होता है, लेजिस्लेचर। अब एग्जीक्यूटिव कौन होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो कानून बन गया उस कानून को पूरा देश में पालन करवाना है, लागू करवाना है। ये रोल किसका है, एग्जीक्यूटिव का, जिसमें सभी आईएएस, आईपीएस, सचिव, सेक्रेटरी, ये सब होते हैं जो सरकारी तंत्र में काम करते हैं। अब है जुडिशियरी। अब मान लीजिए कि ये एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छा से नहीं करे या लेजिस्लेचर कुछ भी नियम बना दे, तो उसको देखने के लिए कौन है, जुडिशियरी। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों कोई भी वर्टिकली नहीं है, मतलब कोई किसी के ऊपर नहीं है और कोई किसी के नीचे नहीं है, ये तीनों क्या है, हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ लेजिस्लेटिव, यहाँ एग्जीक्यूटिव, यहाँ जुडिशियरी, मतलब ये अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो ये इसको बता सकता है, ये अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये इसको रोक सकता है, और अगर ये कुछ गलत कर रहा है तो ये दोनों मिलकर इसको रोक सकता है। मतलब कोई भी मोनोपोली नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है ना, मतलब कोई किसी के ऊपर नहीं, कोई किसी के नीचे नहीं, सब समान और सबको अपना अपना रोल दिया गया है और उस रोल को आप कीजिए। कितना स्मूथली काम चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब यहां पर आता है, इतना सारा हम लोग कहानी समझे कि संविधान का आवश्यकता क्या है, संविधान क्यों चाहिए, संविधान हमको क्या देता है, ये सारा चीज जानने के बाद अब हमको पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ठीक है, अब आगे का है कि संविधान बना कैसे। इट हेल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946। सबसे पहला इसका मीटिंग होता है 1946 में। असेंबली चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द एस्टेब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उस समय आपको पता होगा 1935 में हमारा देश में भारत का अपना सरकार 1935 में ही बन गया था, जिसको हम लोग अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। अंतरिम सरकार क्या होता है, अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि ब्रिटिश कैबिनेट से एक चीज पास हुआ कि अब आप लोग अपना देश को अपने से चलाइए, लेकिन वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ था। जो फेयर इलेक्शन होता है ना, वो चीज नहीं हुआ था, बस अपने ही लोग अपने हिसाब से चूज कर लिए थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कानून मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, ऐसे करके एक चूज हुआ था। और वही जो सरकार चल रहा था वही था अंतरिम सरकार। और ये प्रोपोज किया था कहां से, ब्रिटिश कैबिनेट से ही प्रोपोज हुआ था। और उसमें कुछ मेंबर ब्रिटिश के भी थे
और भारत के भी थे। और ये सब जो है कैबिनेट मिशन जो अंग्रेज लाया था 1935 में, कैबिनेट मिशन का ही एक भाग था। और वो हम लोग का उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसमें ये चूज हुआ, क्या चूज हुआ कि कौन कौन लोग मिलकर संविधान बनाएंगे, क्योंकि सरकार तो बन गया था। अब उसी में क्या हुआ था, द रफ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन 1/10 lakhs अकॉर्डिंग टू द मेन कम्युनिटी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। अब यहाँ पर जो संविधान सभा में जो मेंबर होंगे वो कैसे चुने गए, ये चुने गए रफली, मतलब जैसे हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक विधानसभा का एक विधायक होता है, तो विधानसभा कितना एरिया का होता है, एक विधानसभा लगभग 10, 15, 20, 30 गांव मिलाकर एक विधानसभा होता है। तो वो सारे गांव का हेड कौन हुआ, एक विधायक। अगर बात करें एमपी का, तो एमपी में क्या देखा जाता है कि एक एमपी जो होगा वो लगभग 2 या 3 जिला मिलाकर एक एमपी होता है ना। तो 2-3 जिला में जितने लोग हैं वो सभी लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव जो एमपी के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें एक एमपी, तो एक एमपी लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी को तो लीड कर रहा है, यानी कि उसके बिहाफ में बात कर रहा है। अब सारे लोग तो एमपी बन के नहीं चल जाएंगे। अब झारखंड का ही बात करें तो मात्र 14 यहाँ पर है, ठीक है, लोकसभा सीट। अब पूरा झारखंड में 3.5 करोड़ लोग हैं, 3.5 करोड़ लोग में कौन कितने गए, मात्र 14 गए। अगर हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो कितना प्रोपोर्शन होगा, बहुत कम होगा, मतलब लगभग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में एक आदमी। वही प्रोपोर्शन में भी चुना गया था। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कम्युनिटी जैसे मुस्लिम में अगर 5 लाख आदमी है तो 5 लाख आदमी में मुस्लिम एक आदमी जाएगा। अगर 50 लाख मुस्लिम है तो उसी रेशियो से जाएगा, 50 लाख है तो 5 जाएगा, उससे ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हैं, प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है। उसी हिसाब से सिख था और उसी हिसाब से जनरल था। यानी कि संविधान में सभी लोगों को समान मौका मिला था। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो अपना बात तो करेगा ना। ठीक है, क्योंकि संविधान में सबको समान अवसर मिला है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को उसमें शामिल किया गया था। और ये चीज़ जो हुआ इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से हुआ था। सभी लोगों को समान रूप से मौका मिला और सब मिलकर संविधान सभा में बैठ किए। और कितना मीटिंग्स हुआ, कौन कौन मेन लोग थे, कैसे वो सब चीज़ डिज़ाइन हुआ, है ना, उसमें मेन रोल किसका है, कौन क्या अपना विचार रखे, ये सारा चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना उसमें कौन कौन थे,